हेलो 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 हेलो। रितिका गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चों गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाओ सारे लोग आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। आ जाओ आप सारे लोग। अनिल गुड आफ्टरनून अनिल। तो बच्चों आपको जैसा कि पता ही है कि अपन पढ़ रहे हैं फंक्शंस, ठीक है। और फंक्शंस में हमने मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉग फंक्शन, है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस तरह के फंक्शन हमने पढ़े हैं। उनके ग्राफ, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके डोमेन निकालने के रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करते आ रहे हैं, है ना, ठीक है। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे, जिनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हैं जो ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री बच्चों पढ़ी होगी, हाँ कि ना? ऑब्वियस बात है आपने पढ़ी ही होगी। तो यदि आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको आज का लेक्चर लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा जो कि आपके आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं भाई। जैसे पहला फंक्शन होता है अपना, जिसको लेंगे अपन y = sin x, है ना, sin x ये फंक्शन है, ठीक है। y = sin x, x जिसमें आपका इनपुट है और y आपका इसमें आउटपुट है। तो साइन फंक्शन के बारे में अपन जानते ही हैं भाई कि जैसे आपको बोला जैसे x = 0 रखो तो y = sin 0 और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, अपन सारे जानते हैं। x = मान लो आप π/2 रखोगे तो y = sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, sin 91 होता है, ये अपन जानते ही हैं। x बराबर जैसे आपने रखा है बच्चों 5π/2 तो y बराबर आपका क्या होगा? y = sin 5π/2। sin 5π/2 है तो sin 5π/2 का आप क्या लिख दो? sin 2π + π/2। अरे हाँ कि ना, sin 2π + π/2। और sin 2π + थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, तो ये आ गया sin π/2 जो हो गया 1। तो इस प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हैं ये आपको सबको आते होंगे, ये बात मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। आपको आता है साइन के बारे में बेसिक चीजें, जैसे भाई साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? तो ये एंगल चला गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, पाई के साथ कन्वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का साइन थीटा आ गया, ठीक है भाई। आपको कोई बोले कि साइन 3π/2 + थीटा, तो 3π/2 अपने को पता है यहाँ होता है, ये 270, तो 3π/2 + थीटा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये 3π/2 5π/2 का जो कन्वर्जन है उसमें साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अरे भाई इस प्रकार के जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आप सबको पता है कि नहीं पता है? दिनेश भाई गुड आफ्टरनून भाई दिनेश। आपको ये जो बेसिक कन्वर्जन्स वगैरह हैं ये आपको सबको पता है? तो बिल्कुल पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता है तो आप बेटा 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप अच्छे से एक बार देखो, है ना। अब मैं आपको जो यहां पे पढ़ा रहा हूं साइन कॉस को, वो मैं फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है भाई। तो देखो भाई, तो अपने को पता है कि साइन फंक्शन आप x का कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो, है ना। हर एक के लिए कोई ना कोई वैल्यू साइन जरूर देगा। और इसकी जो ये तो डोमेन होगी, इसकी रेंज है, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? -1 से 1 में जाता है। और यदि मैं साइन का ग्राफ बनाने का प्रयास करूं तो साइन 0 0 होता है, तो ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा पाई, ठीक है,
ये रहा आपका 3π/2, ये रहा आपका 2π। साइन π/2 साइन 0 0 होता है, और ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका -1। तो साइन π/2 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, 2π का वैल्यू 0 होता है। तो ये ग्राफ कुछ बेटा इस प्रकार से आपका बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसा इस तरह बना है वैसा ये ग्राफ इस तरफ भी बनेगा। इस प्रकार का ये ग्राफ आपका आगे चलता रहेगा, ये इधर और इधर आगे चलता रहेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -π/2, ये पॉइंट -π, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -3π/2, ये कितना हो जाएगा? -2π। इस प्रकार से ये 1 और -1 के बीच में ये ग्राफ इसका चलता रहेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया आप इस बात को? तो ये साइन का ग्राफ होता है जो कि आपको नोट करना है भाई। ये साइन का ग्राफ आपको सबको बनाना आता होगा। कुछ नहीं यार, सिंपल से पॉइंट्स हैं जिन पे आपको एंगल पे वैल्यूज आपको पता ही है, उनका अपलोड करके इनको आपने आपस में मैच करवा दिया। कोई दिक्कत किसी आदमी को? कोई दिक्कत है तो मैं एक बार कमेंट सेक्शन में पढ़ लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लग नहीं रही है। अब देखो तुम, है ना, यहां से एक छोटी सी एक चीज और समझना भाई। ये 2π है और यहां पे कहीं आएगा मेरा 4π, ठीक है। तो बीच में यहां पे कहीं आएगा मेरा बच्चों 3π, ठीक है। तो ये जो आगे ग्राफ है वो आपको पता है ग्राफ पक्का ऐसा ही बनने वाला है। अरे हाँ कि ना, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? 3π पे फिर ये 0 होगा और 4π पे फिर ये 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा भाई, ठीक है। अब एक टर्म आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन कैसा है वो आपको अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से समझ लो तुम। देखो ये जो ब्रांच है ना, ये जो दो टोपी है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो दो टोपी है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इतना पोर्शन, क्या ये इतना पोर्शन पूरा रेप्लिकेट नहीं हो रहा है? ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपको ये पोर्शन यहां रखा है, फिर ये रखा है, ऐसा आगे तक रखते जाओ, इसको आप पीछे भी रखते चले जाओ। क्या ये एक पोर्शन है जो पूरा का पूरा आगे कॉपी पेस्ट होकर के ग्राफ नहीं बनाया? क्या इसी को बोला जाता है फंक्शन का पीरियोडिक होना। पीरियोडिक होने का मतलब है वैल्यू एक इंटरवल के बाद रिपीट होगी। जैसे 2π का इंटरवल है, जैसे 0 है, जो वैल्यू 0 पे है वो वैल्यू 2π पे भी है, जो वैल्यू π/2 पे है वो आप यदि 2π उसमें ऐड करोगे तो वो पॉइंट आएगा। तो जो वैल्यू π/2 पे वो वैल्यू यहां पे भी है, जो वैल्यू पाई पे है वो वैल्यू आपकी 3π पे भी है, जो वैल्यू 2π पे वो 4π पे भी है। यानी हर 2π के बाद में, जैसे यहां पर आपने रखा है 0 + x, यहां पे कोई पॉइंट x है, तो जो पॉइंट आएगा 2π + x, यहां से जो x दूरी पर है वो वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। आप समझे कि नहीं समझे? यानी कि हर 2π इंटरवल के बाद साइन फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है। इसी को बोला जाता है इसका पीरियड। इस फंक्शन का पीरियड कितना है कि कितने इंटरवल के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये जो 2π इंटरवल है ना, 0 से लेकर के 2π, ये जो इंटरवल है, ये इतना इंटरवल, ये पूरा इंटरवल रिपीट मार रहा है हर जगह पे। आप बोलो सर मैं 0 से 2π इंटरवल नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप पाई से लेकर के 3π वाला इंटरवल ले लो, चाहो तो आप ये वाला इंटरवल ले लो, ये भी तो अब आप इसको चारों रिपीट करते जाओ, रिपीट हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसका पीरियड आ गया मेरा 2π। ओके, आपको कोई बोले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आपको कोई बोले कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी है बटो -1। तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। आपको कोई बोले कि इसके रूट्स क्या हैं, रूट का मतलब है कि साइन x आपका 0 कहां हो रहा है, तो साइन की वैल्यू 0 कहां हो रही है? तुम देखो ये 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, 3π पे 0 है, 4π पे भी 0 है, इधर -π -2π सब पे 0 है। यानी कि जब भी आपका पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है तो साइन x = 0, इसका मतलब x = क्या होगा? x = हो जाएगा nπ, जहां पर n का वैल्यू क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू 0 कहां हो रही है, तो वो हो रही है x = nπ पर। nπ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है? किसी आदमी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। पीयूष गुड आफ्टरनून, कांता नमस्ते, नमस्ते भाई। साइन फंक्शन आपके क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? साइन की वैल्यू 0 कहां हो रही है? x = nπ पर हो रही है।
अच्छा, आपको कोई यूं पूछ ले कि साइन एक्स की वैल्यू 1 कहां कहां हो रही है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1 कहां कहां हो रही है, तो तुम देखो π/2 पे 1 है, अरे हाँ कि ना, और इधर आपका मेरा 2π + π/2, तो ये कितना हो गया भाई, 2π + π/2 बोले तो 5π/2, यहां पे भी इसकी वैल्यू 1 है। इधर तुम देखोगे तो इस पॉइंट पे 0 है, तो इन पॉइंट्स को आप कैसे लिखोगे, यानी इसको लिखने का एक तरीका तो ये हो गया कि भाई सर x = π/2 है ना, फिर आपका 2π + π/2, फिर आपका कितना भाई 4π + π/2, ये जितने भी पॉइंट है इन सब पे आपकी साइन की वैल्यू 1 है कि नहीं है, अरे भाई 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यदि इसको यदि आपको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो ये नंबर क्या है तुम देखो ना, ये है π/2, ये है 5π/2, ये है मेरा कितना भाई 9π/2, कैसे नंबर है ये बच्चों जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की जाती है ना, उन लेक्चर्स में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। मैं आपका यहाँ पे जस्ट एक रिवीजन टाइप करवा रहा हूँ, देखें आप इसको कैसे करते हो, आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप सुन ही लो, है ना। मुझे पता है आप में से अधिकांश बच्चे इस बात को भूल गए होंगे, जब हमने आपको एंगल्स पढ़ाया था ना, तब हमने आपको ये एक चीज़ बताई थी, ठीक है, कि जैसे देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात को, ये एंगल हो गया 0, ये एंगल हो गया π/2, फिर आप चले आ गया पाई, फिर आ गया ये 3π/2, देखो आप इस प्रकार से घूमते जा रहे हो, है ना, ये एंगल आ गया, फिर आपका 2π, फिर 2π + π/2, ये कितना आ गया बेटो 5π/2, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 3π, फिर यहाँ पर ये कितना आ गया भाई, फिर ये आ गया देखो 7π/2, फिर आपका आ गया है तो ये 4π, ठीक है भाई, तो 4π + π/2 करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 9π/2, यहाँ आ जाएगा मेरा 5π, और फिर इसमें आप π/2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 11π/2। इस प्रकार से ये एंगल चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब इन आप कॉन्स्टेंट्स को देखो, यहाँ पे एंगल कौन कौन सा आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर ये देखो x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। x डैश पर क्या आ रहे हैं 0, 2π, 4π, 6π, यानी क्या है, यानी कि 2n पाई, यानी पाई के जो भी इवन मल्टीपल है 0, 2, 4, 6, यानी 2n पाई है, जहां पर n का वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है। तो 2n पाई जो एंगल हैं वो कहां पे आते हैं, x एक्सिस पे आते हैं। देखो तुम x डैश पर क्या क्या आ रहे हैं, पाई, 3π, 5π, यानी उनके जो ऑड मल्टीपल है, यानी 2n + 1 पाई है, जहां पर आपका n कोई इंटीजर है, वो कहां पे आ रहे हैं, वो एंगल आपके आ रहे हैं x डैश एक्सिस पर। अब तुम देखो भाई y एक्सिस पे क्या क्या एंगल आ रहे हैं, तो तुम देखो π/2 के क्या क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं, π/2 का कोफिशिएंट 1 आया है, फिर आपका 5 आया है, फिर 9 आया है, इस प्रकार के कोफिशिएंट नहीं आ रहे क्या। इन कोफिशिएंट की क्या खासियत है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, यानी आप इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी ये वो नंबर है जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 को 4 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा, 5 को 4 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा, उसमें भी 1 बचेगा। तो ये नंबर किस टाइप के हो गए, ये नंबर हो गए मेरे 4n + 1 π/2 टाइप्स। अरे हुए कि नहीं हुए। तो आपके y एक्सिस पर जो एंगल होते हैं वो होते हैं मेरे 4n + 1 π/2 टाइप्स के। और ये कैसे नंबर है, ये है मेरे 4n + 3 π/2 टाइप, क्योंकि यहां पर आप यदि इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आपका क्या बचेगा, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अभी जो अपन चीज पढ़ रहे थे, मैंने ये चीज आपको क्यों बताई है, वो इसीलिए बताई क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे कि भाई sin x का वैल्यू 1 कहां कहां है। तो तुमने देखा होगा कि जहां sin x का वैल्यू 1 था ना, वो ये एंगल थे π/2, 5π/2, 9π/2, यानी y एक्सिस में यदि जब भी एंगल आएगा उसके लिए sin का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो x का वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं, x का लिख सकता हूं 4n + 1 π/2। हेलो 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 हेलो, हाँ बच्चों
हाँ तो बच्चों ठीक है, बीच में एक छोटा सा कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, सॉरी फॉर दैट। तो भाई अपन जो विचार कर रहे थे वो साइन फंक्शन के बिहेवियर पे विचार कर रहे थे, ठीक है। ये बिहेवियर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इन चीजों को मैं एक बार समराइज कर रहा हूं आपके सामने, बड़े ध्यान से सुनना भाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको आपको अच्छे से समझना ही होगा, ठीक है। तो हमने पहला फंक्शन क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू साइन एक्स। आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, y आपको हमेशा -1 और 1 के बीच में मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है कि साइन की वैल्यू 0 कहां हो रही है, तो 0 हो रही है जहां पर भी x की वैल्यू n पाई है, आगे ना, जहां पर भी पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वहां पर साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी लगे हाथ एक चीज आप और भी देख लो, है ना। एक चीज होती है बच्चों आपकी, एक टर्म यूज होता है ऑड फंक्शन, और एक टर्म यूज होता है बच्चों आपके सामने इवन फंक्शन। कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या चीज है भाई? तो ऑड फंक्शन, यदि किसी फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपकी माइनस ऑफ एफ एक्स के लिए आ जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि डोमेन में से सभी x के रखने पर f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑड फंक्शन बोला जाता है। और यदि f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू f ऑफ x के बराबर आ जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, इवन फंक्शन बोलते हो। जैसे कि भाई बीच में मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, क्योंकि ये भी चीज आपके ना छोटी मोटी जगह काम आ जाएगी, है ना। छोटी सी चीज है, आप समझो इसको, है ना। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां पे भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रख दो, वो किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया, यानी एक्स रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया। अब तुमने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो आ गया माइनस एक्स का क्यूब, तो वो कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब आ गया। ये किसके बराबर आ गया, ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन निकल आया ये मेरे सामने, ऑड फंक्शन निकल आया। तो ऑड इवन आप लोगों को बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ऑड इवन की बात बहुत ही आसान बात है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे आपके सामने बोल दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये फंक्शन कैसा है, तो आप क्या करो, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो आ गया माइनस ऑफ मॉड एक्स, और मॉड के अंदर एक्स रखो या माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मॉड एक्स के बराबर आ गया, यानी वो एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा बन गया, ये एक इवन फंक्शन बन गया। आपको कोई बोले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे बच्चों साइन एक्स है, तो आपने निकाला एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो आ गया मेरा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन निकल आया, ये ऑड फंक्शन निकल आया। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑड इवन की बातें आपको समझ में आ रही है सबको, एवरीबॉडी? ऑड इवन होना बहुत ही छोटी सी बात है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यानी एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, यदि सेम फंक्शन मिल गया तब तो इवन फंक्शन, और यदि नेगेटिव साइन के साथ मिला है इसका मतलब क्या है, ऑड फंक्शन है। एक एग्जांपल और करो, देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, मान लो एक्स साइन एक्स, ठीक है। आप निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स आ रहा है माइनस एक्स डाल दो, तो ये आ गया माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस एक्स। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, साइन होता है, ये माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के ही बराबर आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, ये मेरा एक इवन फंक्शन हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब देखो आपके सामने फंक्शन एफ एक्स है बराबर, मान लो ई की पावर एक्स है, आपने निकाला एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो कितना आ गया, ई की पावर माइनस एक्स। अब बताओ भाई, ई की पावर माइनस एक्स क्या एफ एक्स के बराबर है,
बिल्कुल नहीं है। क्या माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है? नहीं भाई, क्योंकि माइनस ऑफ एफ एक्स तो क्या होगा, वो है माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। अब यार ई की पावर माइनस एक्स इसके बराबर थोड़ी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, वो ना तो मेरा एफ एक्स के बराबर है और ना ये एफ ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ना तो ये ऑड फंक्शन है और ना ये इवन फंक्शन है, क्योंकि ये ऑड और इवन दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, किसी की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये फंक्शन ना ऑड है ना इवन है। ऑड इवन की बात आपको समझ में आ गई भाई, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, तो अपन तो पढ़ रहे थे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बीच में कोई छोटी सी बात आ गई थी तो इसीलिए मैंने आपको ये ऑड और इवन की बातें बता दी। ठीक है, तो अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कौन सा फंक्शन पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये कैसा फंक्शन होता है बच्चों, ये एक ऑड फंक्शन होता है। ध्यान रखना इस चीज को। ऑड इवन की एप्लीकेशन क्या है वो तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि ये कैसा फंक्शन है, ये एक आपका ऑड फंक्शन है। तो साइन फंक्शन सबके क्लियर हुआ बच्चों, एवरीबॉडी? कोई इशू नहीं किसी को? किसी को कोई इशू है तो नीचे लिखो भाई कमेंट में। ओके, मोहम्मद नदीम, यस, ओके भाई, सबको क्लियर है, अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे अपन और पढ़ेंगे भाई अपन कॉस फंक्शन। अगला लिखो भाई आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस फंक्शन के बारे में अपन जानते हैं कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, और y का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 में रहेगा। कॉस फंक्शन का ग्राफ अपन बनाते हैं भाई, तो ये लो कॉस का ग्राफ आपके सामने हाजिर है। तो ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा -1, ये रहा 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, इधर के पॉइंट प्लॉट कर लो आप, ये माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, इधर माइनस का 3π/2 और इधर का ये माइनस का 2π। ठीक है भाई, अब देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos π/2 कितना होता है 0, cos π कितना होता है बच्चों माइनस का 1, तो थोड़ा -1 को नीचे लिख लो यहाँ पे कहीं -1, तो cos π कितना है -1, 3π/2 फिर कितना 0, cos 2π की वैल्यू कितना 1। तो यदि मैं इतने से सेगमेंट का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। अरे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। इधर का भी देखूंगा तो ये 0, ओके, तो ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा, cos -5 फिर वही -1, ये 0 और फिर ये वैल्यू 1 पर। इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है वो किसका ग्राफ बनता है भाई, cos x का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इसको आप आगे इन्फिनिटी तक इधर रिपीट कर सकते हो, इसको भी आप आगे जो मर्जी जहां तक आप इसको रिपीट कर सकते हो। इस प्रकार का आपका ग्राफ बनता है cos x का, बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इसका भी आपको कोई बोले कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, y का मिनिमम वैल्यू कितना है वो है मेरा -1, y मतलब y को cos x, यानी cos का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। अब यहां से सुनो भाई, आपको देखना है इस फंक्शन के रूट्स क्या हैं। रूट्स का मतलब क्या है, रूट का मतलब है कि cos x की वैल्यू 0 कहां हो रही है, तो cos x की वैल्यू 0 कहां हो रही है π/2 पे हो रही है, 3π/2 पे हो रही है, इधर -π/2, 3π/2, इधर का ये पॉइंट कितना है भाई 2π + π/2, ये कितना है 5π/2, यानी ये वैल्यू 0 कहां आ रही है π/2, 3π/2, 5π/2 इन सब पे। यानी ये क्या है बच्चों, ये तो π/2 के ऑड मल्टीपल हैं, 1 3 5 सारे के सारे। तो मैं x बराबर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2n + 1 π/2, और जहां पर n कोई भी इंटीजर है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को, ये इसका सॉल्यूशन है। अरे भाई समझ रहे हो,
कि cos की वैल्यू 0 कहां हो रही है, तो cos की वैल्यू 0 हो रही है आपका π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल लोगे, π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल ले लो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, तो वो आपका वैल्यू क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। ओके, तो cos x की वैल्यू 0 आपको सबको समझ में आई गई। अरे भाई आई कि नहीं आई cos x की वैल्यू 0। अब यदि तुम्हें बोले, इसमें एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, cos x की वैल्यू 0 समझ में आ गई। आपको कोई बोले कि cos x की वैल्यू भाई 1 कहां हो रही है, तो देखो तुम 1 कहां हो रही है, तो 0 पे 1 हो रही है, बिल्कुल दिख रहा है। इधर 2π पे हो रही है, बिल्कुल दिख रहा है। इधर आपकी कितनी हो रही है, -2π पे हो रही है, बिल्कुल दिख रहा है। आगे यदि तुम इस ग्राफ को बढ़ाओगे, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 4π आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये जितने भी तुम्हारे पाई के इवन मल्टीपल है, जैसे क्या क्या एंगल आ रहे हैं आपके, 0, 2π, 4π, है ना, ऐसे भी -2π, -4π, और ये क्या है भाई, ये है मेरे पाई के सारे इवन मल्टीपल। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 2nπ, जहां पर n कोई भी इंटीजर होगा। इन पॉइंट पर cos की वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं है भाई, सबको समझ में आ रही है ये बात भाई सबको समझ में आनी चाहिए। तो साइन और कॉस फंक्शन आपको बेटा समझ में आ गया। ओके, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका भी पीरियड कितना है, इसका भी पीरियड आपका 2π ही है। ओके, अब आप बताओ भाई, जैसे आपके सामने y = cos x, ये fx के बराबर है, आपने निकाला f ऑफ -x, तो cos ऑफ -x, cos ऑफ -θ तो cos थीटा ही होता है, तो वो cos x के बराबर आ गया, जो कि किसके बराबर, fx के बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये एक इवन फंक्शन है। तो cos x कैसा फंक्शन बन गया भाई, इवन फंक्शन बन गया। और sin x कैसा फंक्शन था, ऑड फंक्शन था। तो ऑड इवन की बात आपको यहां से क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो साइन कॉस के बारे में किसी को कोई डाउट है, कोई शंका, तो मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो है बच्चों tan x, y = tan x। जो tan थीटा वाला फंक्शन है वो अपन देखें कैसा होता है, ये कैसा उसका ग्राफ होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, इसको आप देखो भाई। अब जो अपन फंक्शन पढ़ेंगे वो है y = tan x, और tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो, हाँ कि ना, बिल्कुल। अब आपको बात करनी है कि भाई इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। तो डोमेन देखो, sin x अपॉन cos x है, sin x तो हमेशा डिफाइंड है, cos x भी हमेशा डिफाइंड है, लेकिन इस tan x को डिफाइन होने के लिए cos x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें देखो cos x की वैल्यू 0 कहां होती है, cos x की वैल्यू 0 कहां होती है, मैंने आपको अभी बताया था। cos x की वैल्यू 0 कहां होती है, जब भी x क्या हो, π/2 का ऑड मल्टीपल हो, वहां cos क्या होगा, 0 होगा, और जहां cos 0 होगा वहां पे tan डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब जो tan का डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मुझे माइनस करने पड़ेंगे जहां पे भी cos 0 है। तो इसका डोमेन आ जाएगा r - 2n + 1 π/2, जहां पर n कोई इंटीजर है। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये क्या है, ये है बच्चों आपकी डोमेन ऑफ tan x। तो tan फंक्शन की डोमेन आपको समझ में आ गई कि tan फंक्शन जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है उसमें आपको पता है कि जहां cos 0 होगा वहां पर आपका tan डिफाइन नहीं होगा। कोई समस्या किसी आदमी को नहीं होना चाहिए ये समस्या आपको भाई, ठीक है। इसकी रेंज आपको पता है, इसकी रेंज r होती है, यानी ये सारी वैल्यू लेता है, ये आपको सबको पता होगा। tan है वो आपकी सारी वैल्यू लेता है। अब tan का अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो भाई इसका ग्राफ, आप tan x का ग्राफ देखो आप सारे लोग। y = tan x, इसका ग्राफ बनाया जा रहा है आपके सामने, ध्यान से देखें भाई।
ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा पाई, ये रहा 3π/2, ये रहा 2π। इधर यहाँ पे कहीं -π/2 डाल लो और इधर कहीं -π डाल दो, ठीक है। tan 0 कितना होता है भाई? 0 होता है। अब अपने को पता ही है कि जहां π/2 होगा, π/2 पे तो cos की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वहां पे tan डिफाइन नहीं होगा। तो इसको दिखाने के लिए अपन यहाँ पर इनकी वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं होगा। तो tan 0 का वैल्यू 0 है, फिर वैल्यू बढ़ता है और tan π/2 पे वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है। ओके, और सिमिलरली इधर वाला ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। अरे भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल। और इधर तुम देखोगे ये अपना पाई पे 0 है, तो इधर से ये ब्रांच कुछ ऐसी आती है, इसकी ये ब्रांच होती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कितना है बच्चों? यहाँ पे मेरा -3π/2 है, तो इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है। और ये जो ग्राफ है कुछ आपका ऐसा आ जाएगा। ये ग्राफ आपका किसका है? ये ग्राफ आपका tan फंक्शन का है। अब देखो तुम y की सारी वैल्यू आ रही है ना इसमें, आपकी देखो y की ये सारी वैल्यू आ रही है, तो इसकी रेंज कितनी है? r है, ठीक है। अगेन तुम देखो tan x की वैल्यू 0 कहां होगी? तो tan x जहां 0 होगा, जहां पर मेरा sin 0 होगा, और sin 0 कहां था? वो था मेरा x बराबर nπ पर। तो x बराबर nπ पर देखो tan भी 0 होगा। देखो 0, π, 2π, -π, -2π, इधर tan भी 0 है। इसकी डोमेन हमें पता ही है, डोमेन क्या थी? वो थी r - 2n+1 π/2। इसकी रेंज हमने बोल दी r का मतलब है -∞ ये इसके रूट्स आ गए। आपको कोई बोले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो अनबाउंडेड रूप से बढ़ रहा है, तो वो है आपकी डज नॉट एग्जिस्ट। आपको कोई बोले कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो भी आपकी है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो पता नहीं कहाँ है, नीचे जा रहा है पाताल में, ठीक है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम हो गई। अब तुम्हें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, ऑड इवन वाली बात कर लो। तो अपने को पता है फंक्शन क्या है? tan x है, ठीक है। इसमें आप x की जगह रखो -x, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा tan ऑफ -x, जो कि -tan x के बराबर होता है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरा ऑड फंक्शन। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये ऑड फंक्शन है। ओके, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? तो बिल्कुल तुम देखो, ये जितना इसकी शक्ल है, ये शेप है, ये शेप देखो सारे में रिपीट हो रही है, और इस शेप की लंबाई कितनी है? -π/2 से π/2 में लंबाई कितना है? पाई। ये लंबाई इस इंटरवल की लंबाई कितनी हो गई? पाई। तो इसका जो पीरियड हो गया, वो भी कितना हो गया बच्चों? पीरियड हो गया इसका पाई। तो ध्यान रखना, साइन और कॉस का पीरियड 2π था, tan का पीरियड आपका पाई आया है। और tan फंक्शन कैसा होता है? ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। अब तुम इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, जो ये π/2, 3π/2, -3π/2, ये जो पॉइंट्स है, यहां पर tan x डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इन पॉइंट पर tan का ग्राफ ब्रेक हो रहा है। देखो ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना, कैसे ब्रेक हो रहा है? तुम देखो π/2 है, π/2 की तरफ तुम इधर से आ रहे हो तब तो ग्राफ जा रहा है इस साइड में, और π/2 की तरफ तुम जब इधर से आ रहे हो तब ग्राफ जा रहा है इस साइड में। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आगे अपने को जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, वहां पर ये फैक्ट बहुत काम आने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि जो π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स है, वहां पर tan फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे पॉइंट देखो π/2 पे बिहेवियर कितना अजीब हो गया है कि तुम इसी पॉइंट π/2 पर यदि तुम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तब तो tan की वैल्यू जा रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इसी π/2 की तरफ यदि तुम राइट हैंड साइड से आ रहे हो तब tan की वैल्यू जा रही है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। देख रहे हो एक ही पॉइंट के ऊपर बिहेवियर कितना चेंज हो रहा है। एक ही पॉइंट है π/2, लेकिन π/2 के लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर अलग है और राइट हैंड साइड में पिक्चर अलग है। इनको अपन बोलेंगे आगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। ये वो पॉइंट है जहां पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये अपन आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज आपको बेटा समझ में आई? एवरीबॉडी, सारे बच्चे समझ रहे हैं इस चीज को? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ आप भाई मेरे को।
ठीक है फिर बच्चों, तो आज का अपना जो डिस्कशन है वो साइन कॉस टेन पे रखते हैं। अब आपका जो कल का होमवर्क है ना, जो आपको कल घर से करके लाना है मेरे लिए, वो क्या है? अब होमवर्क का मतलब मैं तुम्हारी कॉपी चेक तो देखो नहीं कर पाऊंगा, कोचिंग में तो अपन करते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, कल आपको सेक एक्स, कोसेक एक्स और कोट एक्स, इनका आपको ग्राफ बनाना है कॉपी में, इनका बिहेवियर आप समझना। और आज का लेक्चर किसी को समझ नहीं आया है तो बच्चों वो एक बार आप 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो जाकर के जरूर देखें, वो देखोगे तभी बात आपकी बनेगी, अदरवाइज आपकी बात नहीं बनेगी। हाँ, जिन जिन बच्चों ने साइटोन प्रो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था उनको अब तक के टॉपिक की डोमेन की शीट जा चुकी है, उनकी शीट का उधर डिस्कशन भी चल रहा है, उनको वीडियोस के थ्रू, उनको हम लोग वीडियो कॉल्स के थ्रू और उन बच्चों को सारा कुछ उनको सीटें सोल्व भी करवा रहे हैं। तो जिन्होंने साइटोन प्रो ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, आप जल्दी करो क्योंकि चीज़ें फिर आगे बढ़ रही है। आप जल्दी से जल्दी जो हमारा साइटोन प्रो प्लान है उसको आप सब्सक्राइब करो, उसके लिए आपको 1499 रुपये पर मंथ पे करना है। ठीक है, आप सबको पता ही है ये कैसे ज्वाइन करना है। नहीं आपको पता है तो आपको एक नंबर दिया गया था, ठीक है, उस नंबर पे आप कॉल करें, उस पर वीडियो हमने लोकेश सर का और संजय सर का वीडियो बना रखा है हमने, उस पर कॉल करके साइटोन प्रो जो प्लान है वो इमीडिएटली ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है, जिससे कि आपको इसके साथ साथ प्रॉब्लम शीट और वो भी स्टार्ट किया जा सके। ठीक है बच्चों, ओके।